वीडियो बना रही हूँ, बहुत हिम्मत जुटा के बना रही हूँ। मुझे पता है ये वीडियो मेरे अपने देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, दोस्त देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, मेरे गांव वाले देखेंगे, मेरे जान पहचान वाले देखेंगे और खूब मज़े लेंगे। गॉसिप का वजह भी बन जाएगा गॉसिप। लेकिन मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ उसको तो कोई हल नहीं कर सकता, कुछ नहीं, ना ही कोई मेरा दर्द कम कर सकता है। हाँ, मज़े लेने आप मज़े ले लो, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। एक डर बैठ गया है, कभी भी मैं बेघर हो सकती हूँ। जो इंसान मेहनती हो, जो इंसान समझता हो पैसे की कद्र करना, जो मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, अगर वो मेहनती हो तो उसको पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब आदमी, उनका भी एक सपना होता है कि हमारा अपना घर हो। 7 साल की थी तभी मेरे दादाजी के घर से पापा चले गए हम लोग फैमिली को लेकर के बाहर पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और तभी से हम लोग भाड़े के घर पे रहना स्टार्ट कर दिए। अब भाड़े के घर पे ही रहें। 26 साल की उम्र में शादी हुई, हस्बैंड हमें बाहर लेकर के आए शहर में रहने के लिए, जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब। वहाँ पे भी मैं भाड़े के घर में ही रहने लगी, रेंट में। मैं हस्बैंड को बोली कि पूरी ज़िंदगी तो मेरा रेंट के घर पे ही गुजर गया, एटलीस्ट आपका बचपन, मैं हस्बैंड से बोली आपका बचपन तो खुद के घर में गया, मेरा तो बचपन भी रेंट के घर पे गया, शादी के बाद भी रेंट के घर पे ही जाएगा, और आप यहाँ मुंबई पे ही जॉब करोगे और पूरी ज़िंदगी रेंट के ही घर पे चली जाएगी, तो मेरा अपना सपना कब पूरा होगा? बुढ़ापे में जब हमारे बच्चे घर देंगे तब। मेरा सपना है कि हमारा खुद का घर हो, उसको मैं सजाऊँ। तो हस्बैंड बोले, 5 साल पहले की बात है, मैं उनके सामने इच्छा जाहिर की, और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि उसी दिन चले गए बिल्डर के पास, जबकि उनकी सैलरी कितनी थी उस टाइम पे? 30,000 रुपये। एक बेटा भी था तभी, आदि तभी था, लगभग कह सकते 3-4 साल का था तभी, हाँ 4 साल का था। तो वो भी था, उसका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका था, नर्सरी क्लास में था, और हम लोग चले गए बिल्डर के पास घर देखने के लिए। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा मेरी तकलीफ़, तब जाकर समझ में आए जब पूरी बात सुनेंगे। बिल्डर के पास 50,000 रुपये भी नहीं थे उनको डाउन पेमेंट करने को। बिल्डर बोला कि डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा 50,000 रुपये, तभी आपका घर बुक होगा, उसके बाद जो घर का रेट है उसका 20% आपको और पैसे देने होंगे, तब जाके बैंक आपको लोन देगा, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको 3 लाख रुपये लगेगा। हमने हिसाब किताब लगाया तो हमें समझ में आया कि 8-9 लाख रुपया कैश चाहिए, क्योंकि 20% हमें डाउन पेमेंट भी करना है, रजिस्ट्रेशन का भी पैसा देना है 3 लाख, इतना उनको पैसा देना है। तो फिर हम लोग के पास तो पैसे थे नहीं, लेकिन हाँ, कम सैलरी मेरे हस्बैंड को मिलती थी, लेकिन मैं एक समझदारी का काम करती थी कि मैं हर साल एफडी करवाती थी, 2-3 तरह के सेविंग्स करती थी, वो सारे निकाल करके किसी तरह हम लोग बिल्डर को पैसे दिए, और 26 लाख का घर था, हमने 16 लाख का लोन बैंक से लिया। सोचे कि वो पैसे, उतने सारे पैसे मैं कैसे सेव की, कहीं से कोई पैसा हेल्प नहीं ली, बस जैसे 50,000 का हेल्प ली थी वो भी आगे चल के मैं उनको रिटर्न कर दी, कहीं से 1 रुपया का हेल्प नहीं मिला, और 10 लाख का अरेंजमेंट करके मैं वो खर्च निकाली और 16 लाख का बैंक से लोन ली। 5 साल पहले, 3 साल पहले हमें ये घर मिला, क्योंकि जब हमने ये घर बुक किया था तब ये घर बन रहा था, बना नहीं था, और अब ये घर टूटने वाला है, ये पता चल रहा है। यहाँ आसपास के जो 10 एकड़ की ज़मीन है ना, लगभग सभी बिल्डिंग को नोटिस मिल रहा है, जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डेली बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। कोई बंदा पंजाब से भेज रहा है नोटिस, क्यों भेज रहा है, क्या राइट है, और क्यों हम लोग इतने डरे हुए हैं कि पंजाब से बंदा नोटिस भेज रहा है, यहाँ पे उसी के एक ही इंसान के नाम पे नोटिस आ रहा है, वो सबको नोटिस भेज रहा है। रोज़ बंदा आता है, फ़ोटो खींचता है बिल्डिंग का, फिर उसके नाम पे नोटिस आता है पोस्ट ऑफिस से, फिर वो पोस्ट ऑफिस वाला सबके बिल्डिंग में जा कर के नोटिस दे रहा है। तो अपने गली में लगभग सबको नोटिस मिल चुका है। 1-2 बिल्डिंग बच भी गए होंगे, तो आज नहीं तो कल उनको नोटिस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10 एकड़ के आसपास की जितनी ज़मीन है उसमें जो भी बिल्डिंग बने। अब सोचने वाली बात क्या है कि हमने जब ये घर लिया था रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, हम लोग होम टैक्स भी भरते, सारे डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं। इवन कि जिस ज़मीन पे ये बिल्डिंग खड़ा है वो खुद यहाँ पे रहते हैं, वो खुद यहाँ पे रहते हैं, उनकी खुद पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है। बगल में बिल्डिंग वो नेता लोग का भी है, उन्होंने भी बगल में फ्लैट लेके रखा है, उनकी फैमिली भी रहती है। अचानक से सब क्या हो रहा है, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब कुछ लीगल प्रोसेस है, तो फिर ये बिल्डिंग टूटने के कगार पे क्यों है? तो यहाँ पे गलती गवर्नमेंट की पूरी है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले पूरी जमा पूंजी सिर्फ घर खरीदने में लगा देते हैं। अगर ये इलीगल है तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आप लोग होम टैक्स लेते हैं? आप लोग पूरा इंक्वायरी नहीं करते उस समय।
इंक्वायरी करना चाहिए ना, तभी ना अप्रूवल मिलता है, नक्शा पास होता है, बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिलता है। उस समय तो आप पैसे ले लेते हैं। अब मैं मेन बात बताती हूँ। ये बिल्डिंग ऐसा बताया जा रहा है, कल मैं बात कर रही थी जिसके नाम पे ये ज़मीन है, उनसे मैं कल बात कर रही थी। ये जो नोटिस आ रहा है पंजाब के एक आदमी के नाम से आ रहा है, पंजाब में रहता है, और बताया जा रहा है ये पूरी ज़मीन उसके नाम पे है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास एविडेंस है कि इस ज़मीन का मालिक वो है, क्योंकि वो ज़मीन जिससे मैं कल बात करी थी उनके नाम पे था, 7/12 ऐसा कुछ रूल होता है, उनके नाम पर था। वो खरीदे थे ज़मीन, और वो खुद 30 साल से यहाँ रह रहे थे। इसके पहले चौल था, तो चौल में वो रहते थे। वो ज़मीन उन्होंने खरीद ली और फिर बिल्डर के हेल्प से यहाँ पे बिल्डिंग बनाया। वो खुद अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनके नाम पे है डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो कह रहे कि हाँ उसके पास पक्का सबूत था। मुझे नहीं पता इनके नाम पे कैसे ज़मीन है, उसके पास पक्का सबूत है। तो इतने साल से क्या वो सो रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने पूरी जमा पूंजी लगा करके यहाँ पे फ्लैट खरीद रहे हैं, उनको पता नहीं था क्या? तभी क्यों नहीं रोकने के लिए आए जब बिल्डिंग खड़ी थी? जब बिल्डिंग यहाँ खड़ी हो गई, इतने साल से लोग रहने लगे, 3 पीढ़ी से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि जिनसे कल मैं बात करी खुद इस ज़मीन पे जब चौल था 30 साल से रह रहे वो यहाँ पे, तब वो कहाँ सोया हुआ था? पहले क्यों नहीं, ये बस्ती बसने से पहले क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्यों नहीं आया? हम लोग की ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है। समझिए, अभी बैंक वाले को हमारा 11 लाख रुपए देना बाकी है, 11 लाख रुपए देना बाकी है। अगर इस घर को कुछ हो जाएगा तो हमें 11 लाख तब भी देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग EMI देना बंद कर दिए हैं, कह रहे घर टूट जाएगा तो EMI कहाँ से देंगे और क्यों देंगे EMI? बैंक वाला बोला ठीक है मत दीजिए, लेकिन आपको फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। और आपको पता है लोन चुकाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हमें लोन की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि बच्चों का एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़े, या कुछ भी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ गया उसके लिए लोन लेना पड़े, कोई भी मजबूरी आ सकती है। तो हमें तो मजबूरी में 11 लाख लोन चुका, हमारे पास कोई पैसा नहीं है अभी सेविंग्स में। जितने थे सब हमने घर खरीदने में लगा दिए, EMI पे करने में लगा दिए। अब थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हस्बैंड की थोड़ी सी प्रमोशन हुई, अब हम सोचे थे हम सेविंग्स करेंगे। तो सेविंग्स कहाँ से करेंगे? अब तो बैंक की EMI देनी है ना, अब दूसरा घर खरीदने का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये ज़मीन हमने 5 साल पहले ये फ्लैट हमने खरीदा था 26 लाख में, लेकिन अब यही 1 BHK आसपास के एरिया में अगर देखने जाते तो 50 लाख में फ्लैट मिलता है। अब बताइए बैंक को हम 11 लाख का लोन देने जाएंगे या हम 50 लाख का फ्लैट कर देंगे? फ्लैट भी अगर लोन में लेंगे, 2 जगह का लोन हम कैसे चुकता कर पाएंगे? 50 लाख रुपये तो रखे नहीं कि एक ही बार में खरीद ले। बहुत लोग सजेशन दे रहे हैं ना कि दूसरा घर देख लीजिए। हम लोग चाह रहे थे दूसरा घर देखना, हम लोग सोचे थे कि 1 BHK की जगह 2 BHK हम लोग लेंगे, पर प्लानिंग ऐसी थी कि इस घर को हम लोग बेच देंगे, क्योंकि इस घर का भी रेट आज के डेट में 40 लाख होता। लेकिन अभी इतना बुरा हाल है कि 40 लाख छोड़िए 15 लाख में भी कोई घर नहीं खरीदेगा। तो हमने सोचा था इस घर को हम लोग 40 लाख में बेच देंगे, 11 लाख हम बैंक वाले को दे देंगे, और वही जमा जो पैसे बच जाएंगे उससे डाउन पेमेंट करके 2 BHK ले लेंगे, फिर EMI चलती रहेगी। कितना कुछ सपना देखे थे, सारा सपना चकनाचूर। हमने तो प्लानिंग भी बनाया था एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, उसका जीवन संवारेंगे, उसको माँ बाप का प्यार भी मिलेगा, उसको एक अच्छा माहौल भी मिलेगा, उसको बेहतर इंसान बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन नहीं, वो तो सपना ही रह गया, घर वाला भी सपना रह गया। और इतना टेंशन हो रखा है, इतना टेंशन हो रखा है ना। अब टेंशन आप बोलेंगे नहीं लो, कई लोग कमेंट में सजेशन भी दिए थे कि टेंशन मत लो, सब भगवान पे छोड़ दो। क्या पॉसिबल है? हमने 30,000 की सैलरी जब हस्बैंड की थी तभी हमने ये घर बुक किया था। आप सोचिए कि वो 10 लाख रुपया अगर मैं जमा की हूँ तो कैसे जमा की हूँ, कैसे पॉसिबल है 10 लाख रुपये जमा करना? यार मुझे मन भी करता था ना कि एक समोसा बाहर खाओ, नहीं खाते थे। मन भी करता था ना चाय पीने का, चाय तक नहीं पीती थी कि दूध आएगा उसके लिए घर पे। कैसे 1-1 रुपये जमा करके हमने वो पैसे जमा किए, किसी से कोई हेल्प नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला। जब हम लोग डाउन पेमेंट किए थे, हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम मिल गया था कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, सुबह एक सब्जी बनाते थे, वो एक सब्जी 3 टाइम खाते थे। आज मैं खुल करके कहती हूँ कितना सेक्रीफाइस करके हमने वो पैसे जमा किए थे। एक सब्जी हम लोग 3 टाइम खाते थे कि दूसरी सब्जी नहीं बनाना, चावल दाल सब्जी की जगह चावल सब्जी खाते थे कि दाल नहीं बनाना, पैसे जमा करने। हमको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे तो हमको वे करना। कौन देगा पैसा? कोई नहीं देता। कौन देता पैसा? मेरे माँ बाप देते रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा, या इनके माँ बाप देते? कोई नहीं देता पैसा। बहुत 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 कुर्बानी दे करके पैसे जमा करके
हमने वो डाउन पेमेंट किया था, EMI कैसे पे कर रहे थे वो हम लोग जानते हैं। आज के समय में स्थिति थोड़ी अच्छी हुई क्योंकि पिछले साल हस्बैंड की तरक्की हुई थी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, तरक्की हुई कि एक बेहतर ज़िंदगी, आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे थे। और फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग इस घर को बेच करके 2 BHK लेंगे, और नहीं तो थोड़ा सा रेनोवेशन का काम जनवरी में करा देंगे और एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। सब बेकार हो गया। कितना अभी टेंशन है ना, कह नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी है, रोते धोते तो जी नहीं सकते। अब छोड़ दे भगवान भरोसे, देखते हैं क्या होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, उम्मीद करते हैं भगवान से, प्रे करते हैं सब कुछ ठीक कर दे भगवान। बेघर मत करना, कुछ भी करना बेघर मत करना, क्योंकि अब बेघर में ना टूट जाएंगे। हिम्मत नहीं है अब दूसरा नया घर लेने का, इसको बेच करके दूसरा घर ले लेते, पर इसका भी लोन उसका भी लोन पॉसिबल है। बैंक वाला लोन ही नहीं देगा, कहेगा आपके सर पे एक लोन ऑलरेडी है, दूसरा लोन वो कैसे दे देगा, बैंक वाला देगा ही नहीं। बस आप लोग प्रे कीजिए, जो हो अच्छा हो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।